नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है और सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना मार्च 2023 तक। इसके लिए आपको 3 मॉड्यूल दिए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। शिक्षकों ने इन मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया, यह देखने के लिए अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग जनपद में ऑनलाइन परीक्षाएं भी आयोजित कराई जा रही हैं। और इसके लिए मैं प्रत्येक जनपद की जो भी परीक्षा होती है लगभग सभी की मैं वीडियो बनाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं, और कुछ आपने भी अध्ययन किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को अब तक हमने कितना पढ़ा या कितना जाना, अपने आप को परखेंगे कि कितना हमने अभी तक अध्ययन कर लिया है। मैं आपके लिए लेके आया हूं 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम अपना स्वयं आकलन करेंगे कि हम कितने प्रश्न अब आधारशिला ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कर सकते हैं। साथियों, 100 प्रश्न है तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में मैं 50 प्रश्न लेके आया हूं और पार्ट 2 में मैं आपको 50 प्रश्न उपलब्ध कराऊंगा। तो साथियों, इसकी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और पासवर्ड, ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। साथियों, ये 100 प्रश्न बनाने का श्रेय हमारे शिक्षक साथी महेंद्र कुमार वर्मा जी को है। ये अंबेडकर नगर के भीती ब्लॉक में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, प्राथमिक विद्यालय जलालपुर परशुराम में। और ये संकुल शिक्षक भी हैं महेंद्र कुमार वर्मा जी ने। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी प्रयास करने के बाद ये 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी तैयार की। इसके लिए महेंद्र कुमार वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर प्रश्नों का संकलन किया और हम तक पहुंचाया। मेरे माध्यम से उन्होंने मुझे ये प्रश्न भेजे और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को इससे फ़ायदा हो जाना चाहिए। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होता है। 4 ऑप्शन है, 60, 50, 10 और 30। तो जो ध्यानाकर्षण शिविर होता है, आप भी मेरे साथ देखते रहिए आप कितने प्रश्न कर सकते हैं। तो ध्यानाकर्षण शिविर जो होता है वो हमारा 50 दिन का होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों की विशेष मदद करे जिन्हें उनकी सहायता की विशेष आवश्यकता है। इनमें से कोई नहीं। शिक्षण संग्रह, ध्यानाकर्षण और आधारशिला। तो जो हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसमें बच्चों पर ध्यान ही देना है कि उनके कितना लर्निंग गैप है और उनकी हमें मदद करनी है। तो ये मॉड्यूल, इसका आंसर हमारा ध्यानाकर्षण होगा। तो इसका 3rd ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीकें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में दी गई हैं। भाग 4, भाग 2, भाग 1 या भाग 3। तो साथियों, जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है हमारा, उसमें कुल 4 भाग दिए गए हैं, जिसके भाग 3 में कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां और तकनीक दी गई हैं। तो इसका भाग 3 आंसर सही होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का स्तर का आकलन जरूरी है, यानी सीखने का बच्चों का स्तर कितना है इसका आकलन बहुत जरूरी है। वार्षिक परीक्षा हेतु, लर्निंग गैप का पता लगाने हेतु, लर्निंग आउटकम हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपको सीखने के स्तर का आकलन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उसे ये देखने के लिए कि कहीं बच्चों के बीच में लर्निंग गैप तो नहीं है, और अगर लर्निंग गैप है तो वो कितना है। तो इसका सही आंसर होगा लर्निंग गैप का पता लगाने हेतु। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 5 है, कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में क्रमशः कुल कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे। 10-5, 20-5, 10-10, 15-5। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का जो आप आकलन प्रपत्र बनाएंगे 3 से लेकर 5 तक, उसमें आपको कुल 15 प्रश्न देने हैं। तो 15 प्रश्न देने में 10 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ देने होंगे
और 5 प्रश्न आपको आत्मनिष्ठ देने होंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 10-5। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? कठोर, दोनों, लचीली, पता नहीं। तो मेरे अनुसार तो शिक्षण प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए, तो इसका थर्ड आंसर होगा लचीली। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या करें क्या न करें का वर्णन ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 4, भाग 2, भाग 3। तो क्या करें क्या ना करें, इसका वर्णन ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में दिया गया है। वैसे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के लास्ट पेज पर भी डूज एंड डोंट्स दे रखे हैं, लेकिन भाग 3 में इनका वर्णन विस्तार से किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधियां हमारे शिक्षण कार्य को, 4 ऑप्शन है, केवल मनोरंजन करती हैं, रोचक व क्रियाशील बनाती हैं, कठिन बना देती हैं, अस्त व्यस्त करती हैं। तो गतिविधियां जो होती हैं हमारे शिक्षण कार्य को रोचक और क्रियाशील बना देती हैं। मेरा आंसर यह होगा। आप भी देख लीजिए आपने क्या सोचा, मैं आंसर साथ साथ बता रहा हूं, रोचक व क्रियाशील बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा विद्यालय स्तर पर, जिले स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो जो ध्यानाकर्षण शिविर होगा हमारा, वो हमारा विद्यालय स्तर पर ही चलेगा, क्योंकि विद्यालय में ही चलना है वो। तो इसका आंसर विद्यालय स्तर पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लर्निंग गैप का आशय क्या है? अपेक्षित अधिगम स्तर, दोनों का अंतर, दोनों का योग, वास्तविक अधिगम स्तर। तो लर्निंग गैप होता क्या है? जो हमारा कक्षा में बच्चा है, मान लीजिए कक्षा 7 का बच्चा है, तो उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि इस बच्चे पे इतना आ जाना चाहिए, यानी उसे कहते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर। लेकिन जब हम उसे चेक करते हैं तो बच्चे पर उतना नहीं आता, उससे कम आता है, वो होता है उसका वास्तविक अधिगम स्तर। तो जो अपेक्षित अधिगम स्तर था और वास्तविक अधिगम स्तर दोनों में अंतर था, तो वो कहलाता है लर्निंग गैप। तो इसका आंसर बी होगा, दोनों का अंतर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रोचक आकर्षक चित्र एवं बच्चों द्वारा तैयार की गई सामग्री से सुसज्जित कक्षा शिक्षण तकनीकी है। सकारात्मक फीडबैक, सभी को शामिल करना, संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष और बच्चों के लिए कार्य पत्रक। तो रोचक है, आकर्षक चित्र लगे हुए हैं, बच्चों द्वारा तैयार की गई सामग्री लगी हुई है क्लास में, तो ये क्या होगी आपकी? संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? वार्षिक करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, मासिक करेंगे या साप्ताहिक करेंगे? अगर आप शिक्षक हैं तो आपको अपने बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन प्रत्येक दिन करना होगा। तो मेरे अनुसार इसका आंसर प्रतिदिन होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स की आवश्यकता होती है। प्रश्न की, अन्य तकनीक की, अभ्यास की या आकलन की? मान लीजिए किसी अवधारणा को आप जान लिया, जानने के बाद उसकी अगर अच्छी समझ बनाना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो मेरे अनुसार इसका सी आंसर होगा अभ्यास के। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण तकनीकी से छात्र परीक्षा में अच्छे अंक पाने लाएंगे, छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जगेगा, वे स्कूल से निराश नहीं होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप ध्यानाकर्षण तकनीक का यूज करेंगे तो उसका फायदा किसे होगा? जो बच्चे पिछड़ रहे हैं, तो पिछड़ रहे हैं यानी क्या, उनमें पुनः आत्मविश्वास जगेगा और वे फिर दोबारा से सोचेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो उनमें आत्मविश्वास जग जाएगा। तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? छात्रों का एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, दिव्यांग बच्चों को अलग बैठाना, सभी बच्चों को प्रतिभागिता के अवसर देना, सभी बच्चों को एक दूसरे का सहयोग न मिलने देना। तो बैठक व्यवस्था इस तरह की होती है कि जिससे सभी शिक्षक के पास हो, शिक्षक की नज़र के सामने हो, यानी कि सभी से बच्चे जो हैं प्रतिभागिता कर सकें, पूरे अवसर उन्हें मिले। तो इसका सही आंसर होगा सभी बच्चों को प्रतिभागिता के अवसर देना।
थर्ड पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सकारात्मक फीडबैक से क्या नहीं होगा? छात्रों में सुधार तो होगा, छात्रों का उत्साहवर्धन ये भी होगा, नकारात्मक माहौल का निर्माण ये नहीं होगा, सुधार के क्षेत्रों का पता ये भी पता चल जाएगा। यानी कि अगर आप सकारात्मक फीडबैक दे रहे हैं बच्चों को तो उससे नकारात्मक माहौल का निर्माण होने का तो मतलब ही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, छात्र किस परिस्थिति में सीखने के लिए तत्पर होंगे? विद्यालय में मिलने वाले भोजन से, विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति से, संसाधनों से परिपूर्ण कक्ष से या अनुशासन से? सीखने के लिए तत्पर कब होंगे बच्चे? शिक्षक की, वैसे तो शिक्षक की उपस्थिति भी जरूरी है, विद्यालय मिलने वाला भोजन मैं तो नहीं मानता कि इतना ज़्यादा जरूरी है, अनुशासन भी थोड़ा सा जरूरी है, लेकिन अगर संसाधनों से परिपूर्ण कक्ष है तो छात्र सीखने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो इसका आंसर सी सही होगा। सी पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है। टीएलएम का प्रयोग बिल्कुल है। सभी बच्चों को शामिल न करना ये तो नहीं है। संसाधनों से परिपूर्ण कक्ष का वातावरण ये भी है हमारा। छात्रों को अभ्यास के अवसर देना ये भी है। यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है, सभी बच्चों को शामिल न करना, ये आपकी प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर यही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है हमारा, यदि आरंभिक परीक्षण में कक्षा 5 का कोई छात्र कक्षा 2 के स्तर का है तो उसे कक्षा 2 में बैठा कर पढ़ाएंगे, कक्षा 5 में ही रखेंगे, स्कूल से बाहर कर देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, अगर आरंभिक परीक्षण आपने किया और कक्षा 5 का बालक है और उस पर कक्षा 2 का भी नहीं आता तो उसे रखेंगे तो कक्षा 5 में ही, लेकिन उसका ध्यानाकर्षण करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, जो लर्निंग गैप उसमें छूट गया उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे अनुसार उसे कक्षा 5 में ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, छात्र किस परिस्थिति में पढ़ने के लिए तत्पर होंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, शिक्षक की उपस्थिति में, कठोर अनुशासन में, संसाधनों से पूर्ण कक्ष में। यानी ये तो अभी आया थोड़ी देर पहले प्रश्न, संसाधनों से पूर्ण कक्ष है तो छात्र पढ़ने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सभी बच्चे एक ही प्रकार से सिखाने से कुछ बच्चे नहीं सीख पाते। बिल्कुल सही है। अगर आप सभी बच्चों को एक ही प्रकार से सिखाएंगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे सीख ना पाएं, कुछ बच्चे कुंठित हो जाते हैं, ये भी संभव है, कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं, ये भी संभव है। सभी, तो इसका अंदर आंसर सभी होना चाहिए। सभी पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है सभी के लिए, फाउंडेशन लर्निंग के लिए, रेमिडियल टीचिंग के लिए या नवाचारों के लिए? तो जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वो आपका रेमिडियल टीचिंग के लिए ही है मेनली, तो इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, शैक्षिक संप्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। कठोर अनुशासन की तो जरूरत नहीं है। शिक्षण योजना का निर्माण ये तो आवश्यक है। शिक्षक और छात्र की क्रियाशीलता ये भी आवश्यक है। बच्चों का नियमित आकलन ये भी आवश्यक है। यानी कि कठोर अनुशासन आवश्यक नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम से आश्रय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे विषयगत दक्षताओं को प्राप्त कर लेते हैं, कक्षा का गुणात्मक व संख्यात्मक अवलोकन करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। तो साथियों, लर्निंग आउटकम का मतलब है कि विषयगत दक्षताएं होती हैं लर्निंग आउटकम, तो उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, तो उन परिणामों से ये हमारा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न बनाए हैं महेंद्र कुमार वर्मा जी ने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे से भी यही उम्मीद करूंगा कि वे अन्य मॉड्यूल के भी प्रश्नोत्तरी इस तरह से बनाकर हमें उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम शिक्षक साथियों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल है उपरोक्त सभी: ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला। तो साथियों, लर्निंग आउटकम से वैसे तो संबंधित मॉड्यूल जो है मेनली वो आपका ध्यानाकर्षण ही है, लेकिन लर्निंग आउटकम आपके शिक्षण संग्रह में भी दे रखे हैं, आधारशिला में भी दे रखे हैं। तो मेरे अनुसार इसका आंसर ध्यानाकर्षण भी हो सकता है और उपरोक्त सभी भी हो सकता है। हम उपरोक्त सभी पे क्लिक करते हैं। ध्यानाकर्षण में वैसे ज़्यादा लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं,
आप देख लीजिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। उसके बाद ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की परिशिष्ट को कितने भागों में बांटा गया है, 4, 6, 7 या 5। तो जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसमें 5 परिशिष्ट दिए गए हैं, तो इसका आंसर 5 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बेसिक शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी हस्तपुस्तिका विकसित की गई है। तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तो तीनों ही हस्तपुस्तिका होंगी आपकी, यानी इसका आंसर सभी होगा। सभी पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ध्यानाकर्षण शिविर में जिन बिंदुओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाना है, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन बिल्कुल करना पड़ेगा, आवश्यक लर्निंग आउटकम की सूची वो भी हमें चाहिए, शिक्षण योजना का निर्माण भी करना चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। उपरोक्त सभी पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस विषय पर कार्य किया जाएगा। हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान, हिंदी गणित या गणित विज्ञान। तो जो ध्यानाकर्षण शिविर होगा उसमें तो हमें चारों सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, यानी हिंदी को भी, अंग्रेजी को भी, गणित को भी, विज्ञान को भी, सभी के लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो इसका आंसर सेकंड सही होगा। सेकंड पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कक्षा 5 के बच्चों का आकलन करने पर जो बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम के स्तर पर पाए जाते हैं उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा। पहले ध्यानाकर्षण शिविर में, पहले फाउंडेशन शिविर में, पहले पीयर ट्यूटरिंग द्वारा कक्षा 1-2 में बैठाकर, यानी कक्षा 5 के बच्चों का आकलन करने पर हमें पता चला कि उनके 1 और 2 के लर्निंग आउटकम उन्हें पता है। तो इसका मतलब पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनका ध्यानाकर्षण करना पड़ेगा हमें, उन्हें पहले ध्यानाकर्षण शिविर में रखना होगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण तकनीकी 4 में क्या शामिल है। कक्षा प्रबंधन 2 ऑप्शन 1 से दे दिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक प्रयोग, रोचक प्रस्तावना। तो जो आपकी शिक्षण तकनीक 4 है वो आपकी है शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक प्रयोग। तो इसका आंसर थर्ड सही होगा। साथियों काफी प्रश्न हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं इसका पासवर्ड क्या रखा जाए। बहुत ही सुंदर प्रश्नावली बनाई है महेंद्र कुमार जी ने, तो इनके नाम से इसका पासवर्ड रख देते हैं, अच्छा रहेगा। मैं भी लिख लेता हूं, इसका पासवर्ड होगा महेंद्र जी MA। आपको सभी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सभी लेटर्स स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं, कैपिटल एक भी वर्ड आपको यूज नहीं करना है। तो इसका पासवर्ड होगा महेंद्र जी MAHENDRAJI, महेंद्र जी @ का निशान लगाएंगे 1 और 1 के बाद TO2 और 5050 1250। अब एक चीज का ध्यान रखना, आप स्पेस दे देते हैं और फिर कमेंट्स करते हैं सर आपने पासवर्ड गलत बताया है। मैं पासवर्ड को चेक करके डालता हूं, बिल्कुल एक्यूरेट। जब डाल देता हूं उसके बाद एक बार खुद चेक करता हूं जो मैंने पासवर्ड बताया है क्या उससे ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि मैं पासवर्ड गलत बता दूं। आप या तो कोई स्पेस दे देते हैं या कोई कैपिटल लेटर्स यूज कर देते हैं, यानी पासवर्ड को आप ध्यान से नहीं सुनते। जल्दी होती है पीडीएफ को डाउनलोड करने की। पीडीएफ तो डाउनलोड आप कभी भी कर लेंगे, पहले प्रश्नों को ढंग से समझ लीजिए। तो इसका पासवर्ड होगा महेंद्र जी MAHENDRAJI @ का निशान लगाएंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद TO2 लिखेंगे और उसके बाद 2020। 1 भी आपको एक लिखना है, एक जो आपके ऊपर नंबर है, नंबर लिखना है 1, फिर उसके बाद TO2, ये भी छोटे बनाने हैं स्मॉल लेटर्स में, और उसके बाद 5050। तो आपको मैंने पासवर्ड बहुत ध्यान से बता दिया है, इसलिए आप ध्यान से इसको डाउनलोड कर लेना। पहले आगे के प्रश्न हम देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध है ड्रॉप आउट बच्चों से, बालिका शिक्षा से, उपचारात्मक शिक्षण से या विकलांग बच्चों से। तो जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसका हमारा मतलब है उपचारात्मक शिक्षण से, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में इसकी आवश्यकता एवं उद्देश्य का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो इसकी आवश्यकता और उद्देश्य का वर्णन जो है वो इसके भाग 1 में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम को और क्या नाम दिया जा सकता है। तो लर्निंग आउटकम के 3 नाम होते हैं,
सीखने के प्रतिफल, ये भी लर्निंग आउटकम को कहते हैं। अपेक्षित दक्षताएं भी लर्निंग आउटकम कहते हैं। अधिगम संबंधी परिणाम भी उसको ही कहते हैं। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बी समूह में आने वाले छात्रों का प्राप्तांक होगा। जब उच्च प्राथमिक स्तर पर आप आकलन प्रपत्र बनाएंगे तो उसमें 25 क्वेश्चन बनाएंगे और एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, यानी कि कुल 75 अंक का आपका पेपर होगा। अब जब 75 अंक का पेपर होगा तो जो बी स्तर की बात करें, जिसके 26 से 34 के बीच में नंबर आएंगे, 26 से 34 के बीच में वो बी स्तर में होगा। 25 से कम होंगे तो वो सी स्तर में होगा और 35 से 75 के बीच में आएंगे तो वो आपका ए स्तर में होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग गैप की चर्चा किस मॉड्यूल में की गई है? तो सीधी सी बात है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में ही चल रहा है, वहीं पर लर्निंग गैप का पता करके हम ध्यानाकर्षण करते हैं, तो इसका ध्यानाकर्षण आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर में नहीं किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट कार्य तो किया जाना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन ये भी करना है। सकारात्मक फीडबैक ये भी करना है। छात्रों में भिन्नता नहीं करनी, तो छात्रों में भिन्नता पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम एसएमसी योजना बिल्कुल नहीं है। सीखना सिखाना ये भी नहीं है। अधिगम संबंधी परिणाम, यानी बच्चे ने कितना अधिगम किया, क्या परिणाम आया, ये हमारा लर्निंग आउटकम होता है। तो इसका आपका डी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित हो? बिल्कुल नहीं सीखेगा। एक समान निर्धारित हो, कठोर अनुशासन में रहकर संचालित की जाए, या छात्रों की रुचि और उनके सीखने के तरीकों के अनुसार हो? बिल्कुल सही है। अगर शिक्षण विधि जो है आपकी छात्रों की विधि और उनके सीखने के तरीके के अनुसार होगी तो हर बच्चा सीख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस प्रकार की होनी चाहिए? तो बैठक व्यवस्था आपकी अर्धचंद्राकार होनी चाहिए या छोटे समूह में होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि बच्चे पर शिक्षक का पूरा ध्यान हो और दूसरा बच्चे को सभी बच्चों की प्रतिभागिता उसमें सम्मिलित हो। तो गोलाकार में भी काम नहीं चलेगा बड़े समूह में, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, अर्धचंद्राकार छोटे समूह में। उसके बाद नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन कितने घंटे देना है? जब ध्यानाकर्षण शिविर चलेगा तो प्रत्येक विषय पर आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण तकनीक में शामिल नहीं है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, समुदाय का सहयोग, सरल से कठिन की ओर, अभ्यास के अवसर देना। तो जो ध्यानाकर्षण तकनीक है उसमें समुदाय का सहयोग शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं, तो इसका समुदाय का सहयोग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वे दक्षताएं जो किसी कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप निर्धारित दक्षताओं के प्राप्त होने पर लक्षित होती हैं कहलाती है, वो तो लर्निंग आउटकम होंगे। शिक्षण कौशल, मिसल कौशल, परिणाम, परीक्षा परिणाम या लर्निंग आउटकम, तो ये लर्निंग आउटकम होंगे। यानी वे दक्षताएं बहुत सी बार वो बनाई जाती है शिक्षण योजना, तो कुछ शिक्षक साथी पूछ लेते हैं जी लर्निंग आउटकम पूर्व ज्ञान होता है, क्या होता है? तो लर्निंग आउटकम होता है, मान लीजिए हमने एक शिक्षण योजना बनाई और उसके अनुसार हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों पर क्या आया, वो लर्निंग आउटकम होता है। वो पहले लिखा जाता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बच्चों को पहले से ही पता है तो इसके बारे में क्या पढ़ाएं। तो जो हमारी जो अब पाठ शिक्षण योजना बनती है तो उसमें वही लिखा जाता है लर्निंग आउटकम जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, यानी जिस पर हम शिक्षण योजना बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है इस पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों पे ये आ जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज ना हो, तो लर्निंग आउटकम वे होगा। तो इसका फोर्थ आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह है सभी 6 से 14 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 0 से 10 वर्ष। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह तो आपका 6 से 14 वर्ष ही होगा, तो 6 से 14 पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि सतत आकलन करता रहे, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करे, छात्र की बातें सहानुभूतिपूर्वक सुने, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सकारात्मक फीडबैक से क्या फायदा होगा?
वे अधिगम में कठिनाई महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं। सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चे की भावनाएं आहत होंगी? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा, तो इसका थर्ड आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण तकनीक में प्रत्येक सप्ताह कौन सी तकनीकी प्रयोग करनी चाहिए? टीएलएम का प्रयोग, रोचक प्रस्तावना, उपरोक्त सभी प्रश्न पूछना। तो साथियों ये प्रश्न मुझे कुछ कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि ध्यानाकर्षण शिविर में हर सप्ताह में अलग अलग तकनीक दी गई हैं। 7 सप्ताह हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, ऐसा है कि ये जो तकनीक है, टीएलएम का प्रयोग, रोचक प्रस्तावना और प्रश्न पूछना, ये रिपीट जरूर हो रही हैं बार बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी एक बार ही रिपीट हो रही है। कभी कोई सी रिपीट हो जाती है तो कभी कोई सी रिपीट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मानते हुए, वैसे आंसर हमने उपरोक्त सभी बता दिया इसका, कि प्रत्येक सप्ताह में नहीं है, सप्ताह में कौन सी तकनीक प्रयोग करनी चाहिए। अगर ये प्रश्न है तो इसमें प्रत्येक सप्ताह में अलग अलग शिक्षण तकनीक दी गई हैं। हाँ, ये तकनीक बार बार रिपीट जरूर हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, तो इसका उपरोक्त सभी हम कर देते हैं क्लिक। उसके बाद नेक्स्ट है, आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? तो जब हम आकलन करेंगे तो हमें 2 तरह के बच्चे मिलेंगे, एक तो पिछड़ने वाले जो पिछड़ते हैं, और एक ऐसे बहुत होशियार यानी जो तेजी से सीखते हैं। जो पिछड़ने वाले हैं उनके लिए हम ध्यानाकर्षण तकनीकों का यूज करेंगे, ध्यानाकर्षण शिविर लगाएंगे। लेकिन जो तेजी के साथ सीखते हैं उनके लिए हम संवर्धन किया करेंगे, यानी उनके लिए और कुछ देंगे एक्स्ट्रा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन के बाद कुल कितने समूह का निर्माण किया जाएगा? तो आकलन के बाद कुल 3 समूह का निर्माण किया जाएगा, A, B, C। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोठारी आयोग का गठन हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था, तो इसका आंसर हमारा 1964 सही होगा। तो साथियों ये 50 प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं आज। इनकी पीडीएफ का पासवर्ड भी मैंने बता दिया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के 50 प्रश्नों को और लेंगे, क्योंकि कुल 100 प्रश्न बनाए हैं महेंद्र कुमार वर्मा जी ने। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सुंदर उन्होंने प्रश्न बनाए। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो शिक्षक साथियों का भला करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो मुझे इस तरह के कंटेंट भेजते रहते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। इनमें से ही हमारे महेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, और वे उम्मीद करता हूं कि वे आधारशिला, ध्यानाकर्षण, इस तरह का जो भी कंटेंट है उसकी अगर मुझे मैटर देंगे तो मैं उसको अपने चैनल पे जरूर अपलोड करूंगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।